नमस्कार। आज बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप में हो रहे अरब स्प्रिंग की। अरब स्प्रिंग से दुनिया परिचित है। 2010 में ट्यूनीसिया से इसकी शुरुआत हुई थी, जब बौजूजी नाम के एक नौजवान ने अपने को आग लगा करके आत्मदाह कर लिया था। उस समय अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी और वो पूरी अरब आबादी को उसने प्रभावित किया था और समूचे अरब दुनिया में उसने तहलका मचा दिया था। उससे बड़ी हलचल मची थी। कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को इस्तीफा देना पड़ा था। अब एक बार फिर पूरा अरब जगत एक नए किस्म की क्रांति से गुजर रहा है। क्रांति का एक नया दौर चल रहा है। हालांकि इसमें सिर्फ क्रांति नहीं है, प्रतिक्रांति भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा अरब जगत इस समय एक तरह की क्रांति के दौर से गुजर रहा है। एक तरह से एक नए किस्म का अरब स्प्रिंग है। वहाँ कतर ने विश्व कप का आयोजन किया, वो अपने आप में एक क्रांति की तरह की बात है, एक बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में पहली बार, उस क्षेत्र में जिसको खाड़ी का क्षेत्र बोलते हैं, अरब दुनिया बोलते हैं, उस दुनिया में, उस क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा खेल का आयोजन हो रहा है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन उस क्षेत्र में हो रहा है। और आज से 12 साल पहले जब इसको कतर को इसकी मेजबानी मिली थी वर्ल्ड कप की, तब से लेकर के तमाम तरह की आलोचनाओं के बावजूद कतर ने इस आयोजन को बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत सफलतापूर्वक किया है। उसने कोई 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस आयोजन पर, 20 लाख करोड़ रुपए। और पिछले 12 साल में अगर हिसाब लगाएं तो हर दिन लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हर दिन, हर हफ्ते 400 करोड़ रुपए खर्च किया है कतर ने इस टूर्नामेंट के आयोजन पर। और इस दौरान कई तरह के विवाद भी उठे, मजदूरों की मजदूरी को लेकर के, उनके साथ हुई ज्यादतियों को लेकर के, या आयोजन के बाद जिस तरह की सख्ती बरती गई, जैसे स्टेडियम में बियर की बिक्री रोक दी गई, या ये सवाल अभी तक चल रहा है कि जो LGBT कम्युनिटी है, यानी जो समलैंगिक समुदाय है, उसके प्रति वहाँ क्या बर्ताव होगा, क्योंकि वहाँ इसको अपराध माना जाता है। तो इन तमाम आलोचनाओं और शंकाओं के बावजूद कतर ने जो आयोजन किया है वह अपने आप में एक क्रांति है। समूची अरब दुनिया के लिए वो एक क्रांति है। इससे खेल के नए युग की शुरुआत हो सकती है। और अरब दुनिया के बाहर भी, दुनिया के दूसरे देशों के मुसलमानों के लिए भी, या जो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लिए भी यह एक बड़ा आयोजन है। उनके लिए सम्मान की बात है, उनके लिए गर्व की बात है। तो ये एक तरह की क्रांति है। इस समय ईरान में एक क्रांति चल रही है। सितंबर 2022 में, 16 सितंबर 2022 में एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उसने स्कार्फ नहीं बांध रखा था, हिजाब नहीं लगाया हुआ था, और इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था। और पुलिस की ज्यादतियों से, ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की ज्यादतियों से उसकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद, उस मृत्यु ने ईरान की महिलाओं को इस तरह से आंदोलित किया कि वो लगभग सारी महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। वो अपने बाल कटवा रही हैं, हिजाब जला रही हैं, स्कार्फ जला रही हैं, और वो हर तरह से इस बात का विरोध कर रही हैं जो उनको बंधन में बांधने वाला, उनके चेहरे पर जो पर्दा डालने वाली प्रथा है, उसका हर तरह से वो विरोध कर रही हैं। ईरान की वह क्रांति, और वहाँ ईरान की उस क्रांति को दबाने के लिए जो जिस तरह की ज्यादती हो रही है और जिस तरह से हाई हैंडेडली उसको संभाला जा रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ईरान की वह क्रांति ईरान से निकल के कतर तक पहुंच गई। कतर में सोमवार को 21 नवंबर को जब ईरान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरी, तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान की टीम, ईरान के वो खिलाड़ी और उसकी पूरी प्रबंधन की टीम वैसा कुछ कर देगी जो कल्पना से परे है। ईरान के खिलाड़ियों ने जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, तो ईरान के खिलाड़ियों ने मौन रहकर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया, राष्ट्रगान बजता रहा और वो उसका हिस्सा नहीं बने। समूचा स्टेडियम पहले तो स्तब्ध रह गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब लोगों को समझ में आया, तो जिस तरह से समूचे स्टेडियम ने, और उस स्टेडियम में मौजूद 50,000 से ज़्यादा दर्शकों ने जिस तरह से ईरान के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, जिस तरह से उनका साथ दिया, वो भी एक अभूतपूर्व दृश्य था। समूचा स्टेडियम, जिसमें ईरान से आए हजारों फुटबॉल प्रेमी और हजारों खेल समर्थक वहाँ शामिल थे, उन्होंने आवाज़ लगा करके, और जो जिस तरह से हिप हुर्रे टाइप की बात होती है, उस तरह की आवाज़ निकाल करके उन्होंने ईरान की टीम का समर्थन किया। और वो उस ईरान की उस टीम के उस मौन क्रांति में जो ईरान के खिलाड़ियों ने किया, उसका समर्थन किया। हम आप जो आज़ादी में, लोकतंत्र में और आज़ादी में सांस ले रहे हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रतिरोध का क्या मतलब होता है।
और इस प्रतिरोध की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है ईरान के उन 11 खिलाड़ियों को। उनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है, हर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से उनको रोका जा सकता है, उनको जेल में भी डाला जा सकता है, पूरी फुटबॉल की टीम भंग की जा सकती है। जब वो अपने देश लौटेंगे, ईरान लौटेंगे, तो उनके साथ क्या बर्ताव होगा इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सारे खिलाड़ी जो इस मौन क्रांति में शामिल हुए वो जानते थे, वो उनको पता है कि इसका क्या नतीजा हो सकता है, इसका क्या हश्र हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने एक मौन क्रांति की, उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया और ईरान की महिलाओं के उस आंदोलन का अपना समर्थन दिया। एक पुरुष प्रधान समाज में जहां सिर्फ पुरुष ही दिखते हैं और महिलाएं सिर से पैर तक ढकी होती हैं, उस समाज के उन पुरुषों ने जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, ये मत समझें कि वो इंग्लैंड की टीम ने उस दिन 6-1 से हरा दिया ईरान को, लेकिन जो फुटबॉल जानते हैं उनको पता है कि जो फाइनल टूर्नामेंट में पहुंचते हैं, जो दुनिया की 32 टीमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने पहुंचती हैं, वो अपने आप में बड़ी टीमें होती हैं। तो उस बड़ी टीम का हिस्सा जो जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले खिलाड़ियों ने अपना जीवन और अपना करियर जोखिम में डाल करके एक क्रांति को अपना मौन समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो कतर में खेल क्रांति हुई है आयोजन से, उसको ईरान के खिलाड़ियों ने अपने मौन समर्थन से आगे बढ़ाया। वो उनकी बहुत बड़ी क्रांति थी और उस मौन की गूंज इस समय सिर्फ ईरान में नहीं सुनाई दे रही है, उस गूंज को सारी दुनिया सुन रही है। उसके बाद अब आते हैं उसके अगले दिन के मैच पर। जो खेल की क्रांति हो रही है, जिस तरह से अरब दुनिया या पूरा समूचा एशिया जिस तरह के दौर से इस समय गुजर रहा है, उसका वो सर्वोच्च शिखर था, वो सर्वोच्च क्षण था। वो समूचे एशिया के लोगों के लिए गर्व की बात हो सकती है, समूचे अरब जगत के लिए गर्व की बात हो सकती है कि सऊदी अरब की टीम ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जेंटीना की टीम कई बार विश्व कप जीतने वाली टीम रही है, विश्व कप के सेमीफाइनल में खेलने वाली, फाइनल खेलने वाली टीम। यूरोपीय दुनिया के जितने भी जो मुकाबले होते हैं उसमें वहाँ के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और सफल होते हैं। उस अर्जेंटीना की टीम को, जो लियोनेल मेसी की टीम है, मेसी अपने देश के लिए आज तक विश्व कप नहीं जीत सके हैं। उन्होंने, वो जिस क्लब की तरफ से खेलते हैं उसके लिए उन्होंने बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, उन्होंने बड़े रिकॉर्ड तोड़े। इस टूर्नामेंट में उतरने के साथ ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उस लियोनेल मेसी की टीम को सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। खेल की शुरुआत जब हुई थी तो अर्जेंटीना ने बहुत स्वाभाविक तरीके से एक गोल किया था और 1-0 की बढ़त थी। लेकिन जब सेकेंड हाफ में सऊदी अरब की टीम खेलने उतरी तो अर्जेंटीना की टीम उसका कहीं मुकाबला नहीं कर सकती। किसी भी फील्ड में, चाहे वो उसके फॉरवर्ड खिलाड़ी हों या फिर उसके डिफेंडर हों या उसके गोली हो, किसी भी क्षेत्र में अर्जेंटीना की टीम सऊदी अरब का मुकाबला नहीं कर सकी। और उसने 2 गोल किए और 8 मिनट के बाद के इंजरी टाइम में और फिर दोबारा के 4 मिनट के टाइम में कहीं भी अर्जेंटीना की टीम सऊदी अरब के आसपास नहीं जा सकी। ये सऊदी अरब की जीत समूचे एशियाई देशों की जीत है। इससे पहले जो इस तरह का जो बड़ा उलटफेर फुटबॉल के विश्व कप में हुआ है, वो पिछले ही टूर्नामेंट में हुआ था, पिछले वर्ल्ड कप में, 2018 के वर्ल्ड कप में। और उस समय जर्मनी को हरा दिया था दक्षिण कोरिया ने। वो अपने आप में उस समय की सबसे बड़ी घटना थी। वो जिस जर्मनी को स्वाभाविक रूप से विश्व विजेता माना जा रहा था कि वो इस बार विश्व कप जीत करके ले जाएगी, उसको उस टूर्नामेंट में, ग्रुप लेवल के टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया की टीम ने 2-0 से हरा दिया था। वो सबसे बड़ा उलटफेर था और उसका नतीजा ये हुआ कि 80 साल के इतिहास में पहली बार जर्मनी की टीम पहले ग्रुप के लेवल से आगे नहीं बढ़ सकी। वो टॉप 16 में नहीं जा सकी और बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से। और आज सऊदी अरब की वजह से अर्जेंटीना उसी स्थिति में है। अगर अर्जेंटीना अपने दोनों मुकाबले आगे के नहीं जीतता है तो वो बाहर हो जाएगा पहले चरण में ही। ये वो टीम है जिसने इसके पहले 36 मैचों से एक भी मैच नहीं हारा था। पिछले 36 मैच जो उसने खेले थे इस विश्व कप मुकाबले से पहले, उसमें 25 उसने जीते थे और 11 मुकाबले बराबरी पर छूटे थे। उस अर्जेंटीना की टीम को सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। ये अपने आप में एक क्रांति है। उसके बाद अब आते हैं ट्यूनीसिया पर। वो ट्यूनीसिया जहां अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था 2008, 9, 10 में और पूरे अरब जगत में फैल गया था और उसने पूरी दुनिया को क्रांति का एक नया तरीका सिखाया, किस तरह से क्रांति की जाती है और किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का प्रतिरोध किया जाता है। हजारों लोगों ने जान गंवाई लेकिन कहीं उनका प्रतिरोध हिंसक नहीं हुआ। उस ट्यूनीसिया ने ये सबक सिखाया। तो उस अरब स्प्रिंग ने, उस ट्यूनीसिया ने अपने पहले मुकाबले में डेनमार्क को बराबरी पर रोक दिया। डेनमार्क की टीम ट्यूनीसिया को नहीं हरा सकी थी, 0-0 पर मुकाबला छूटा। डेनमार्क की टीम अभी इसके पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में से सेमीफाइनल खेल कर आई है
और उस टीम को ट्यूनीशिया की टीम ने 0-0 पर रोक दिया, बराबरी पर वो मैच खत्म हुआ। तो ये एक तरह का, ये ट्यूनीशिया के खिलाड़ियों का 90 मिनट का जो प्रदर्शन था, या सऊदी अरब के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था, वो एक नई कहानी लिख रहा है, एक फुटबॉल के खेल की एक नई इबारत लिख रहा है। खेल की दुनिया में एशियाई टीमों के, एशियाई देशों के उभरने की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कतर में विश्व कप का आयोजन एक नए दरवाजे खोल रहा है, और ईरान की महिलाओं के आंदोलन में शामिल होकर के वहाँ के खिलाड़ियों ने जो काम किया, उसके लिए पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। तो ये एक नए तरह की अरब क्रांति है, नए तरह का अरब स्प्रिंग है, और इस पर नज़र रखनी चाहिए। दिसंबर में 18 तारीख तक जब ये टूर्नामेंट चलेगा, जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, फाइनल होगा, उस समय तक इस तरह की कई इबारत, कई इतिहास लिखे जा चुके होंगे। और ये कतर में होने वाला विश्व कप 2022 का फुटबॉल विश्व कप उन तमाम बातों के लिए याद किया जाएगा, जिसमें खेल तो होंगे ही, खेल के बाहर की या खेल से इतर की कई सारी चीज़ों के लिए इस टूर्नामेंट को याद किया जाएगा। पहले 3 दिन में जिस तरह के इतिहास बने हैं, जिस तरह का खेल हुआ है, जिस तरह की खेल से इतर की गतिविधि हुई है, वो इस विश्व कप को एक महान आयोजन में बदल सकती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।